नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। शाम के 5 बजने वाले हैं और वक्त हो गया है दंगल का। लॉकडाउन 4 लेकिन मजदूरों में हाहाकार। और इस सब के बीच बड़ी खबर इस समय की ये कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा के उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है जिसमें प्रियंका ने यूपी सरकार से मजदूरों के लिए 1000 बसें चलाने की इजाजत मांगी थी। यूपी सरकार ने 1000 बसों की लिस्ट और ड्राइवर कंडक्टर के नाम प्रियंका वाड्रा से चिट्ठी लिखकर मांगे हैं। आपको बता दें, प्रियंका गांधी वाड्रा कांग्रेस की महासचिव, उन्होंने योगी सरकार से आग्रह किया था कि हम मजदूरों को घर भिजवा देंगे, 1000 बसें चलाने की इजाजत हमें दे दीजिए। तो योगी आदित्यनाथ की सरकार ने उनको इजाजत दे दी है कि आप 1000 बसें चलाइए, लेकिन पहले गाड़ियों के नंबर, उनके ड्राइवर और कंडक्टर के नाम हमारे पास भेज दीजिए। मजदूरों को लेकर यूपी में यह नई तरह की राजनीति है। पूरे देश में प्रवासी मजदूरों के हालात को लेकर जंग छिड़ी है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में ही आज श्रमिक ट्रेनों से घर वापसी के लिए रजिस्ट्रेशन कराने आए मजदूरों की तादाद से हालात ऐसे बन गए थे कि प्रशासन के लिए संभाल पाना मुश्किल हो गया। दिल्ली एनसीआर समेत देश के कई हिस्सों में मजदूर लगातार सड़कों पर आपको पैदल दिख रहे हैं। सवाल यह है कि स्थिति का जिम्मेदार कौन है? क्या लॉकडाउन में मजदूरों के मसले को और बेहतर तरीके से हल नहीं किया जा सकता था? इन्हीं सवालों पर आज बहस करेंगे, लेकिन उसके पहले आपको एक ग्राउंड रिपोर्ट दिखा देते हैं। क्या यह मानवीय त्रासदी की तस्वीर नहीं? गाजियाबाद के रामलीला मैदान में मजदूरों की स्क्रीनिंग और दस्तावेजों को जांचने के लिए व्यवस्था की गई थी, लेकिन व्यवस्था का क्या हुआ खुद देख लीजिए। कहाँ जाना है आपको? मुजफ्फरपुर जाना है सर, मुजफ्फरपुर जाना है सर, बिहार मुजफ्फरपुर। सर 8 दिन से हम लोग धक्का कर रहे हैं। हमें निवेदन है कि हम लोग घर भेजवा दीजिए। कह रहे 50 बस दे रहे, बस कहाँ जा रही है? बस में कोई सुविधा ही नहीं है। आप लोग के जाने के बाद फिर इनका बात चेंज हो जाएगा, फिर पास बढ़वा जाएंगे। सुबह से लाइन में लगे हुए, पास अभी तक नहीं बना। अब तक के लॉकडाउन ने मजदूरों की कमर तोड़ दी है और महानगरों में मजदूरों का रेला बस गांव जाना चाहता है, घर पहुंच जाना चाहता है। किसी भी तरह की ऐसी कोई समस्या यहाँ पर नहीं है। शुरुआती टाइम में यहाँ पर जो थोड़ा भीड़ अप्रत्याशित सी लगने लगी थी, उसको तुरंत यहाँ पर जिला पुलिस और प्रशासन ने उसको कंट्रोल किया और पूरी विधिवत ढंग से, सुरक्षित ढंग से और वैधानिक ढंग से सबको यहाँ से ले जाया। दिल्ली एनसीआर में मजदूरों में हाहाकार कोई एक जगह की बात नहीं है। दिल्ली के पटपड़गंज में बस मिलने की खबर पर भारी भीड़ जमा हो गई। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर प्रवासी मजदूर बड़ी तादाद में जमा हो रहे हैं। यूपी और दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर पैदल चल रहे मजदूरों के काफिले ने जाम लगा दिया। मजदूरों की घर वापसी का मसला कितनी बड़ी चुनौती बन रहा है, इसे अहमदाबाद से आई तस्वीरों ने बता दिया। वहां बस की उम्मीद में खड़े मजदूरों और पुलिस के बीच भिड़ंत हुई। अहमदाबाद के IIM के पास कुछ लोगों ने पुलिस पर पथराव किया। उसके बाद पुलिस ने भी टीयर गैस के सेल छोड़े। हमारे साथ इस वक्त JCB मौजूद है, उन्हीं से बात करते हैं। विश्वकर्मा सर, ये बताइए कि क्या हुआ था, किस तरीके से हालात बिगड़ गए? हमें मैसेज मिला कि काफ़ी लोग रोड पे जमा है, फिर पुलिस यहाँ पे आई, इनको समझाने का प्रयत्न किया कि आप यहाँ से अपने अपने चले जाओ, यहाँ जहाँ आपका कॉलोनी है, और रोड पे आप जमा ना हो, क्योंकि अभी आपके लिए कोई ट्रेन का इंतजाम हुआ नहीं है। जब होगा आप लोग को बता दिया जाएगा। तो पुलिस के हटाने पे ये लोग पुलिस के ऊपर थोड़ा पथराव किया। पुलिस ने रिटेलिएटरी एक्शन लिया, इनको थोड़ा सा भगाने की कोशिश की और उसके बाद सब कुछ शांत हो गया। थोड़ी देर बाद सिचुएशन कंट्रोल में आ गया। मजदूरों को लेकर ऐसी नौबत क्यों आ रही है, जबकि अब श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चल रही हैं? पैदल निकल रहे मजदूरों को बसों से घर पहुंचाने की गाइडलाइन भी है। It's a complete mismanagement. When they announced a lockdown with about 3.5-4 hours notice, they obviously completely forgot about the migrant worker who, after a few days at least, will want to go back home. They thought he will stay back in the city or town and continue to suffer and continue to starve. A complete mismanagement, misjudgment. मजदूरों पर विपक्ष के सवालों के बीच सवाल मजदूरों पर राजनीति का है। कैबिनेट सचिव राजीव गौबा को ज्यादा से ज्यादा श्रमिक ट्रेनों को चलाने में राज्यों से सहयोग की अपील करनी पड़ी है। अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ दिल्ली से सुशांत मेहरा और आनंद पटेल,
आज तक। और आपको बता दें कि दंगल में आज हमारे साथ कौन कौन से मेहमान होंगे। हमारे साथ होंगे संबित पात्रा, बीजेपी का पक्ष रखेंगे, राजीव राय समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे, अखिलेश प्रताप सिंह कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, अरविंद वाजपेयी एलजेपी का पक्ष रखेंगे, तौसीफ अहमद खान टीएमसी का पक्ष रखेंगे। लेकिन इन सबसे बात करें उसके पहले आपको सीधे गाजियाबाद लेकर चल रहे हैं, रामलीला मैदान, जहां सुबह हंगामा हो गया, भीड़ इतनी ज्यादा हो गई कि संभालना मुश्किल। वहां के हालात श्वेता सिंह बता रही है, मेरी सहयोगी जो इस समय वहां पर लाइव मौजूद है। श्वेता, इस समय की स्थिति वहां पर क्या है और पूरे दिन का घटनाक्रम क्या रहा? इस समय जो आप देखेंगे, आपको दरअसल सुबह से लेकर अभी तक में जितनी परिस्थितियां यहां पर बदली हैं वो अपने आप में मेरे सामने ही आप देखकर समझ सकते हैं कि चंद 100 लोग अब यहां पर बचे हैं रोहित। हालांकि अभी भी ये देखा जा रहा है कि किन लोगों को किस जगह जाना है, रजिस्ट्रेशन का काम भी चल रहा है। आप महिलाओं बच्चों को एक जगह पर बैठे हुए देखेंगे यहाँ पर। ये सच है कि अव्यवस्था शुरुआत में देखी गई जब ये तय नहीं था, लेकिन अब जब पता है कि ट्रेनें कब निकल रही हैं, कहाँ निकल रही हैं, तो अब व्यवस्था आपको बेहतर दिखेगी, क्योंकि लोगों को इन्फॉर्म भी किया जा रहा है। हाथों में आप देखेंगे खाना भी है सबके, जो इन्हें यहाँ पर आकर पकड़ाया जा रहा है। सब अपना सामान लेकर बसों में अलग अलग बैठे हैं अभी। लेकिन ये बताया जा रहा है 1 घंटे क्या हुआ, ट्रेन लेट हो रही है, 1 घंटे पूरी होगी, दूसरी जाएगी ट्रेन, दूसरी जाएगी। तो एक एक करके जो ट्रेनों के लिए निकलना है स्टेशन, ये सारे लोगों को रजिस्टर कर लिया गया है और वो अब इन बसों में बैठ के, एक बस में 70 आदमी करके वो निकल रहे हैं। आप अगर मेरी बाईं तरफ देखेंगे रोहित, तो आप देखेंगे कि वहां पर रजिस्ट्रेशन का काम चल रहा है। बड़ी मुश्किल होती है कि लोग जब इतनी बड़ी संख्या में आते हैं तो उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग से, और कहते हैं ना कि सोशल डिस्टेंसिंग एक लग्जरी के तौर पर नजर आती है जब पंक्तियों की जो लंबाई है वो कुछ ऐसी होती है। लेकिन यहाँ पर बार बार जो यहाँ के वरिष्ठ अधिकारी हैं, डीएम यहाँ पर लंबे समय खड़े रहे, मैंने देखा कि एसपी यहाँ पर बहुत लंबे समय तक खड़े रहे, तब तक जब तक कम से कम यहाँ से 80% भीड़ निकल नहीं गई है। तो अब देखिए ये जो लोग हैं, अधिकतर जो अब रजिस्ट्रेशन के लिए आए हैं, ये वो लोग हैं जो टीवी देखने के बाद एक बार फिर यहाँ पर पहुंचे हैं। अभी पटना के पैसेंजर्स के लिए घोषणा की जा रही है, पूर्णिया और पटना 2 लेग के लिए घोषणा हो रही है। और देखिए लोग अपने हाथ उठा रहे हैं, मुजफ्फरपुर, एक एक करके सबके लिए घोषणा की जा रही है, ताकि सबको अलग अलग पंक्तियों में, खगड़िया, कटिहार, ये सारी जगहों के लिए रोहित यहाँ पे अनाउंसमेंट चल रहा है। लोग अलग अलग पंक्तियों में खड़े होंगे और 70-70 करके, और जो देखकर लग रहा था कि बिल्कुल हाहाकार हो गया है, एकदम पता नहीं अब स्थिति क्या होगी, वो अब काफी हद तक कंट्रोल हो चुकी है। बिल्कुल 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 कंट्रोल हो गई है यहाँ पे। हाँ, सुबह के समय में अचानक इनके लिए भी, और उसमें जो जब डीएम कह रहे थे, उन्होंने कहा कि अगर लोगों को अचानक छोड़ दिया जाएगा बॉर्डर पर और हमें पता नहीं होगा, ये इनकी तरफ से कहा गया, तो फिर हम क्या करेंगे। इसीलिए व्यवस्था करने में हमें कम से कम 2 घंटे लग गए। लेकिन आप ऐसा समझिए कि लगभग 5 घंटे के अंदर स्थिति यहाँ पर नियंत्रण में आ गई। वहां पर सब पंक्तियों में है, अलग अलग अपने जिले के हिसाब से। और यहाँ जो बाकी आपको देख रहे हैं, ये वो लोग हैं जिन्हें सीधे अब बस में बिठाना है, जिनकी ट्रेन 1 घंटे बाद निकलेगी यहाँ से। तो 2 जगह पर रोहित था, एक कवि नगर के रामलीला मैदान में गाजियाबाद में, और दूसरा ये घंटाघर। अब दोनों जगह, वहां तो 500 लोग ही थे करीब, यहाँ हजारों की तादाद में थे, लेकिन यहाँ पर भी आपको अब खाली दिखेगा। बहुत बहुत शुक्रिया श्वेता, फिलहाल जानकारी देने के लिए, वहां की ये तस्वीरें दिखाने के लिए। संबित पात्रा, जो स्थिति इस समय है उसको देखकर तो आपको बड़ी खुशी हो रही होगी, लेकिन जो सुबह थी उसकी जवाबदेही है कोई? क्या ये चीजें पहले से तैयार करके, प्लान करके नहीं होनी चाहिए थी? बिल्कुल सही बोल रहे हैं यार। अभी मैं बड़े ध्यान से श्वेता जी को सुन रहा था और श्वेता जी ने बिल्कुल सही कहा, और वहाँ के अधिकारियों ने भी सही कहा है कि अगर अनप्लान्ड तरीके से रातों रात आप ला के माइग्रेंट वर्कर्स को और मजदूरों को बॉर्डर पे छोड़ देंगे और इत्तला भी नहीं करेंगे, इन्फॉर्म भी नहीं करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन को, तैयारी का समय भी नहीं देंगे, तो क्या किया जाएगा। मगर फिर भी एक 4-5 घंटे के अंदर जिस प्रकार की व्यवस्था रामलीला मैदान, गाजियाबाद में दोनों जगहों पे की गई है, ये अपने आप में बहुत बड़ा मैनेजमेंट स्किल है। मैं धन्यवाद देता हूँ वहाँ की जो डीएम है, एसपी हैं, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, कि 5 घंटे के अंदर एक अनमैनेज्ड क्राउड को, जिस प्रकार से दिल्ली के कई ट्रेन यहाँ रुके थे, दिल्ली के ट्रेनों से वहाँ छोड़ दिया गया था बॉर्डर में, उस सबको बहुत सकुशल तरीके से मैनेज किया गया है। और आपको जान के रोहित जी खुशी भी होगी कि 770
48 ट्रेन्स आज तक पूरे इस लॉकडाउन के फेज में सर्वाधिक ट्रेन्स उत्तर प्रदेश के लिए ही गई हैं, उत्तर प्रदेश के लोगों को लेके गई है। और परसों भी मैं आपके इस डिबेट में था, मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार 15 लाख लोगों को उत्तर प्रदेश, और उसका हिसाब भी मैंने दिया था, 15 लाख लोगों को उत्तर प्रदेश अपने स्टेट में एंट्री दे चुकी है। औरैया को लेकर भी शनिवार के दिन हमने डिबेट किया था, उसमें भी आप देखिए आज जब सच्चाई सामने आई है वो दिल को दहला देने वाला है। किसी को राजनीति नहीं करनी चाहिए थी, कुछ लोग योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर और प्रशासन के ऊपर उंगली उठा रहे थे। आज सच्चाई मालूम पड़ा है कि औरैया के जो मजदूर थे वो बस में बैठ के आ रहे थे और किस प्रकार इन मजदूरों को जबरन ट्रकों में लोड किया भरतपुर अर्थात राजस्थान की पुलिस ने, और उसके बाद माल ढोने वाले ट्रक, वो भी मालगाड़ी वाले ट्रक पे लोड करके उनको जबरन उत्तर प्रदेश भेजा गया। एक ट्रक जो था वो राजस्थान का, दूसरा ट्रक जिससे टक्कर हुआ वो पंजाब का था। दोनों ही राज्यों से हमारी ये इल्तिजा है कि इस प्रकार लोगों को ना भेजा करें, और जो पार्टी के यहाँ प्रवक्ता भी बैठे हैं उनसे भी हम कहना चाहेंगे आप राजनीति ना करें, क्योंकि सच्चाई तो सामने आ ही जाती है। औरैया की सच्चाई भी आज सामने आ ही गई है। डॉक्टर साहब, आप तो डॉक्टर हैं जी, जितने लोगों को बीमारी होगी उनको पास ऑन करनी होगी तो सुबह आधे घंटे में ही कर दी होगी उन्होंने। तो सोशल डिस्टेंसिंग तो हमारे आपके लिए केवल यहाँ जो आदमी अपनी जान बचाने के लिए दौड़ लगा रहा है, 1800-1700 किलोमीटर पैदल चलने को तैयार है, वो इस भीड़ में आपको लगता है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेगा? पहली चीज। और दूसरा, आपको भरतपुर में राजस्थान की पुलिस का दिख गया कि इन्होंने ट्रक में लोड करा दिया जनता को उतार के बसों से, ये नहीं दिखा यूपी की पुलिस ने लाशों के साथ घायलों को भी लाद दिया ट्रक में और कहा कि जाओ इनको फेंकाओ। देखिए, पहली बात तो आपने जो ये सवाल पूछा कि सोशल डिस्टेंसिंग वाला, मैं बिल्कुल मानता हूँ सोशल डिस्टेंसिंग होना चाहिए था, मगर देखिए आप भी मानते होंगे जब हमारे मजदूर बंधु बहुत परिश्रम के साथ पहुँचे हैं बॉर्डर पे या उनको छोड़ा गया है बॉर्डर पे, वहाँ पर देखिए लाठीचार्ज करना, उनके ऊपर और अत्याचार करना ये बिल्कुल उचित नहीं होगा। वहाँ मैं अनाउंसमेंट सुन रहा था, सोशल डिस्टेंसिंग के अनाउंसमेंट हो रहे थे, मगर फिर भी हमारे बंधु मजदूर बंधु वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर पा रहे थे। मैं मानता हूँ पालन करना चाहिए, अनाउंसमेंट इत्यादि हो रहा है, मगर मैं ये भी मानता हूँ कि उस पर बहुत ज़्यादा लाठीचार्ज, टीयर शेलिंग इत्यादि ये अवॉइडेबल है, नहीं करना चाहिए। दूसरी बात है, जहाँ तक आपने घायलों और मृतकों के बारे में बात कहा, मैं इसमें बिल्कुल मानता हूँ कि सेंसिटिविटी होनी चाहिए, घायलों को और मृतकों को अलग अलग करके भेजना चाहिए, और इसमें मैं कोई राजनीति नहीं करना चाहूँगा, चाहे कोई भी सरकार हो, सेंसिटिव रहना चाहिए। सर, सेंसिटिव रहना चाहिए ये तो सब कहते हैं, पर सेंसिटिव रहता तो कोई नहीं ना। अखिलेश प्रताप सिंह का कनेक्शन कट गया है, बताया गया उनके यहाँ आंधी आ गई है, अभी वापस जुड़ते हैं वो, लेकिन उसके पहले राजीव राय, सेंसिटिविटी होनी चाहिए, ये बात तो हम 3 महीने से सुन रहे हैं, लेकिन है कितनी उसका नजारा भी सड़क पे लगातार देख रहे हैं। रोहित जी, मैं बड़ी इज्जत के साथ संबित पात्रा साहब का ध्यान आकर्षित करूंगा और आपको भी बोलूंगा कि मेरे ट्विटर टाइमलाइन पर देख लीजिएगा, आज सेंसिटिविटी की बात कर रहे हैं। मैं छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं और जिम्मेदारी के साथ दे रहा हूं क्योंकि सबूत है। मैं बेंगलोर में फंसा हुआ हूं। यहाँ जब लॉकडाउन शुरू हुआ तो जब पूरे बेंगलोर में जितने पेंटिंग वाले वर्कर हैं सब गोरखपुर के हैं, यूपी में गोरखपुर के हैं। यहाँ लोग गोरखपुर के फंस गए। मैं अपनी क्षमता के हिसाब से मदद करने लगा, लेकिन पुलिस बाहर नहीं जाने दे रही थी। मैं बार बार एड्रेस, फोन नंबर, कॉन्टैक्ट, फोटो के साथ माननीय मुख्यमंत्री और उनके अधिकारियों को ट्वीट करने लगा, फोन पर बात करने की कोशिश किया, 3 दिन लगातार किया, नहीं आया। फिर मैंने निवेदन किया कि यहाँ की सरकार, जो कर्नाटक की सरकार है, वो भाजपा की सरकार है, गैर कर्नाटक के लोगों को राशन नहीं दे रही है, वो भूखों मर रहे हैं गोरखपुर के। आप एक कर्नाटक के सीएम से बात कर लीजिए। लेकिन जब पत्रकार हो या विपक्ष के नेता हो, उसकी सलाह को अहंकार में आप विरोध मानने लगे तो आप सेंसिटिविटी की बात करना टीवी चैनलों पर आकर बेमानी होती है। आप बोल रहे हैं, अभी संबित पात्रा साहब को मैं सुन रहा था कि ले जाकर उनको बॉर्डर पर डंप कर दिया गया। 2 बातें मैं कहना चाहूंगा। ले जाकर अगर बॉर्डर पर डंप कर दिया गया, संबित पात्रा साहब, कल चैनलों में एक बहुत अच्छा वीडियो, बहुत दर्दनाक वीडियो चला था, जिसमें एक महिला का पति मर गया था, बच्चे लाश के साथ थे बिहार, और रात भर पैदल चलकर आए थे, उसको किसने डंप कर दिया था। दिल्ली में आपकी सरकार है, केंद्र की सरकार है, पुलिस आपकी है, रातों रात लोग उड़ के चले गए, आपको भनक नहीं लगी, चलो वो भी मान लिया। जो लखनऊ बॉर्डर पर आपने परसों रखवाया हजारों के भीड़ को, लखनऊ भी आप आसमान से टपक गए, पैरासूट से उतर गए, वहां वो भीड़ कैसे पहुंच गई? आप जब मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, सच्चाई ये है संबित पात्रा जी, एक लाइन में रोहित भाई, कि ये सरकार दूसरी बार आई है। आज तक ये लोग शमशान, कब्रिस्तान, हिंदू, मुसलमान, पाकिस्तान, हिंदुस्तान के मुद्दे पर इमोशन को भड़का कर सत्ता में आए हैं।
ये पहली बार ऐसी क्राइसिस आई, मैं क्राइसिस मानता हूँ, वो सबकी जिम्मेदारी है, खाली सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, लोगों की जिम्मेदारी है, विपक्षी पार्टियों की जिम्मेदारी है। पहली बार एक ऐसी क्राइसिस आई है जिसमें सरकार को अपनी काबिलियत दिखानी चाहिए, लेकिन बड़े दुख के साथ कहना चाहता हूँ कि एकदम नालायक और नाकाबिल साबित हुए हैं पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक। उस सेंसिटिविटी का संबित पात्रा साहब आप मेरे टाइमलाइन पर है, जो आपके मुख्यमंत्री जवाब नहीं देते हैं, गोरखपुर के लोग भूखे मर रहे हैं और आज भी मर रहे हैं। एड्रेस देता हूँ, फोन नंबर देता हूँ, बात कर लीजिए, करिए। कहाँ गई सेंसिटिविटी? कैसे हैं, कैसे सेंसिटिविटी बोलते हैं? लखनऊ में भीड़ कैसे पहुंच गई? दिल्ली की बात है तो लखनऊ में भीड़ कैसे पहुंच गई? मैं राजीव जी ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं आपके ट्विटर टाइमलाइन पर। तंज मैं भेज दूंगा। मैं तंज तो बहुत सारे किए हुए आपके दिख रहे हैं, जिसमें आपने तमाम तरीकों से शुरू के दिनों में, अच्छा शुरू के दिनों में, तो मुझे लगता है काफी पीछे जाना पड़ेगा उसमें, लेकिन उसके बाद ज्यादातर तंज वाले ट्वीट्स हैं आपके, तो इसलिए वो मदद की मांग वाला ट्वीट देख नहीं पा रहा हूँ। बहरहाल वापस आता हूँ आपके, वीडियो और फोटो भी भेज दूंगा अभी। ठीक है सर, ठीक। संबित पात्रा आपको जवाब दे रहे हैं, संबित जवाब दे दीजिए। देखिए, राय साहब एक अच्छे व्यक्ति हैं, मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूं। आप खुद आपने कहा कि आप बेंगलोर में फंसे हुए हैं, ईश्वर आपको सुरक्षित रखे, मगर आपने एक बहुत खराब टिप्पणी की। आपने कही कि कर्नाटक की जो सरकार है वो गैर कन्नड़ लोगों के लिए कोई मुहैया नहीं करा रही है राशन, उनको भूखे मारना चाहती है। साहब, आप भी कन्नड़ नहीं है, आप गैर कन्नड़ हैं। आप बताइए, आपको भूखे रखा गया है क्या? आपको किसी प्रकार की सहूलियत नहीं दी गई है? आप बेंगलोर में सुरक्षित हैं और ईश्वर करे हमेशा सुरक्षित ही रहेंगे। सर, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, मैं आपके बीच में नहीं बोला था साहब। आराम से सर, आराम से बोल लीजिए। देखिए, थैंक यू। मैं इतना कहना चाहता हूं, आप बिल्कुल हमें सवाल पूछिए, कटघरे में खड़ा करिए, मगर ये मत कहिए कि कर्नाटक के लोग जो है वो गैर कन्नड़ लोगों के साथ अन्याय ये बिल्कुल आप कहिए। कुछ लोगों को नहीं मिला है, ये जरूर कहिए, मगर ये कर्नाटक के लोग अलग है, ये फिर शुरू हो गए। फिर ये शुरू हो गए। ये आप क्या आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, हमको नहीं बोलने देंगे? आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोल रहे हैं, हमारे समय में बोल रहे हैं। कुछ जजमेंट पास करते जाएंगे। रोहित जी, आप जरा इनको रोकिए, आप शांति से बैठता हूँ, ये शांत हो जाए फिर मैं एक एक करके बोलने सर। मैं शांत हो जाता हूँ, इनको हाँ एक एक मैं तो करके आपके बोलने पीछे चिल्लाता नहीं हूँ, आप आराम से बोलिए ना। एक एक करके बोलने अच्छा लगता है। टाइमलाइन में ढूंढ के भेजिए इनको वीडियो वगैरह, आप जब तक मैं बोलता हूँ मिल गया है। संबित जी, मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ। संबित जी, 14 अप्रैल 2020 को, एक सेकंड, 14 अप्रैल 2020 को जी, मैं बात कैसे राजीव राय ने मैं भी सबके बीच में बात कर सकता हूँ। रोहित जी, मैं आप ही की जानकारी के लिए मैं पहले बोलने दीजिए, उसके बाद कर लीजिए, साथ में कर दीजिए। मैं आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ, आप ही की जानकारी के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि अपने ट्विटर टाइमलाइन पे उन्होंने लिखा, उन्होंने कहा आप लोग देख सकते हैं, तो हमें लगा देख लेना चाहिए। आपको भी सुन के शायद एहसास हो कि हाँ वाकई ये ईमानदारी से कोशिश कर रहे थे। इन्होंने लिखा, साथियों, यूपी बिहार के हजारों मजदूर फंसे हैं बेंगलोर में, इतने दिनों बाद उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। मेरी व्यक्तिगत मदद की एक सीमा है, सरकार कुछ नहीं कर रही, कृपया इसको इतना आटी करिए कि सरकार और मीडिया के कानों में गूंजे। लेकिन राजीव जी, इसमें कहीं आपने योगी सरकार को, योगी आदित्यनाथ को टैग करके ये नहीं लिखा। रोहित भाई 2-3 है और आपको याद होगा। ठीक है सर, मैंने वहीं से खोला मैंने, वहीं से खोला। संबित जवाब दीजिए। अखिलेश प्रताप सिंह के आंधी तूफान थोड़ा कम हुआ है, वो कनेक्ट हुए हैं, उनसे फिर बात करेंगे। बोलिए संबित, जल्दी से। हाँ ठीक है। देखिए, पहली बात तो है ये इस प्रकार से तंज कसना बिल्कुल उचित नहीं है कि इस स्टेट के लोगों की मदद नहीं कर रहे। ये आप स्टेट डिविजन्स बंद कर दीजिए। अगर किसी को खाना नहीं मिला है, बिल्कुल कहिए, हम लोग भिजवाएंगे। ये मत कहिए कि कन्नड़ लोग जो हैं उत्तर प्रदेश के लोगों को मदद नहीं कर रही, ये गलत बात है। दूसरी बात मैं आपको कहना चाहता हूं, देखिए, आज उत्तर प्रदेश सर्वाधिक स्ट्रेटेजी के साथ काम कर रही है। 15 लाख लोगों को इस लॉकडाउन के फेज में अपने स्टेट में लेके आना, और अभी इसका प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, अभी श्वेता जी ने खड़े होकर सुबह हजारों की संख्या में लोग जो मौजूद थे रामलीला मैदान गाजियाबाद में, किस प्रकार से उनका इवैक्यूएशन हुआ है। बस में भेजे गए हैं, ट्रेनों के पास भेजे गए हैं। ट्रेन में वो कोई पूर्णिया जा रहा है, कोई बिहार के दूसरे जिलों में जा रहा है। इतनी सेंसिटिविटी योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने दिखाई है। मेरा सवाल आप लोगों से है, क्यों नहीं ये जो 1000 बसेस की बात प्रियंका जी कर रही हैं, ये 1000 बसेस राजस्थान में क्यों नहीं चलाया इन्होंने? अगर 1000 बसेस में से 2 बसेस भी राजस्थान में चला दिया होता तो आज औरैया वाला कांड नहीं होता। क्यों नहीं पंजाब में चलाया? 2 बसेस में अगर लोग पंजाब से आ जाते तो औरैया में 24 लोगों की मृत्यु नहीं होती। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं, शुक्र मनाइए, नहीं रोहित जी, शुक्र मनाइए योगी आदित्यनाथ जैसे गैर करप्ट और गैर करप्शन वाला इंसान आज मुख्यमंत्री के रूप में है, वरना ये टोटी चोर होते तो ये सब कुछ चोरी कर चुके होते अभी तक। ठीक,
नहीं, चिलम के नशे में सरकार चल रही है। आपके जानकारी के लिए बता दूं, चिलम के नशे में सरकार चल रही है। चिलम के नशे में पता नहीं चला। टोटी तक तो छोड़ के नहीं गए थे, अभी आप क्या मैनेजमेंट करते? छोड़ दीजिए। राजीव जी, चिलम के नशे में पहुंच गया था। अगर आप सबको के भाषा करेंगे, संबित पात्रा डॉक्टर है, अगर इस तरह के राजीव जी प्लीज करेंगे तो आपको आईना दिखा दूंगा, एक नजर आईना दिखा दूंगा। प्लीज तो आईना दिखाइए ना भैया, टोटी तो लेके गए थे, मेरी गलती थोड़ी है भैया। यूपी की सरकार ने कहा था टोटी ले गए थे, मैं थोड़ी कह रहा हूँ। आवाज डाउन करनी पड़ेगी दोनों की। प्लीज दिखाइए ना आईना भैया, क्या चिलम तो कर ही रहे हैं। चिलम के नशे में भीड़ नहीं दिखाई दे रही थी लखनऊ पहुंच गए, भीड़ आपको चिलम के नशे में नहीं दिखाई दिया। आप यही सब बोलेंगे, बोलिए। आप टोटी चोर बोलेंगे, डॉक्टर आप हिंदू बिल्कुल टोटी तो ले गए थे। अरे टोटी ले गए थे भैया, काहे को चिल्ला रहे हैं? टोटी खोल के ले गए थे। आप मुख्यमंत्री को चिलम बोला, आप बोलिए जो बोलना है बोलिए, आप बोलिए। जनता सुन रही है, डिसाइड करेगी, जनता देख रही है, डिसाइड करेगी। अरे भैया केवल टोटी नहीं भैया, सब कुछ आप लोग एक नंबर के भ्रष्ट हैं भैया। सारे जगह भ्रष्टाचार करते हैं आप लोग, सारे जगह भ्रष्टाचार करते हैं आप लोग, और ऊपर से फिर आप यहाँ के मुख्यमंत्री के खिलाफ ऐसी भाषा का प्रयोग करने करिए आप। प्लीज दोनों शांत हो जाइए। आवाज दोनों की डाउन कर रहा हूं मैं। अखिलेश प्रताप सिंह के पास जा रहा हूं, वापस चर्चा को उसी पर लाते हुए जिस पर यह चर्चा शुरू हुई थी। आप लोग को एक दूसरे को गाली देनी, आपके पास एक दूसरे के फोन नंबर है, गाली दीजिए एक दूसरे को फोन करके। किसने रोका? टीवी पर तो कम से कम गाली गलौज मत कीजिए। आप बोलिएगा मत, क्योंकि आपकी आवाज नहीं आएगी दोनों की। प्लीज, आपकी आवाज नहीं आ रही है राजीव जी, छोड़ दीजिए प्लीज। अखिलेश प्रताप सिंह, संबित पात्रा का सवाल है कि 1000 बसें चलाने की इजाजत आपने मांगी प्रियंका गांधी वाड्रा ने, योगी आदित्यनाथ की सरकार ने वो इजाजत दे दी कि ठीक है आप 1000 बसें चला लीजिए, हमको बस का नंबर, ड्राइवर का नाम, कंडक्टर का नाम दे दीजिए, लेकिन ये बसें राजस्थान और पंजाब में क्यों नहीं चलाई? देखिए अभी मैं सुन रहा हूं, पिछले 30 दिनों से सुन रहा हूं, कितना तकलीफ होती है कि जब बीजेपी के लोग ये बात करके चीख के गला फाड़ के बताते हैं कि सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, सड़कों पे लोग मर रहे हैं, आधा हिंदुस्तान जो गरीब है, जो मजदूर है, वो सड़क पे है, कैसे कैसे विभत्स दृश्य दिख रहे हैं, हर किसी का दिल द्रवित हो जा रहा है देख करके, और ये बैठ करके कीर्तन करते हैं कि सब बड़ा अच्छा चल रहा है। इतिहासों में पढ़ा गया है, हम लोग पढ़े हैं कि फला समय एक राजा हुआ करता था, बड़ा निष्ठुर था, बड़ा पत्थर दिल था। आज तो दिख रहा है, और इन लोगों को आज अपनी पार्टी के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए कि ये गलत हो रहा है। प्लीज पार्टी के सरकार सत्ता में बैठे लोग जागो, सरकार को इन्हें झकझोरना चाहिए अपनी सरकार को, लेकिन ये लोग कीर्तन कर रहे हैं, इतने लोग मर रहे हैं, इतने लोग परेशान हैं पूरे हिंदुस्तान में, और उसके बाद ये तारीफ करते हैं। कितने बड़े पत्थर दिल ये तारीफ करने वाले भी हैं, हम इनको क्या कहें? दूसरी बात, हमारे हिंदुस्तान में जितनी यहाँ पर कांग्रेस की सरकार है वहां बहुत अच्छे से चल रहा है, और ये सब आप लोगों के रिपोर्टर भी हैं, सब दिखता भी है। बात यह है कि 30-32 दिन होने जा रहा है, रोजाना हम आप कम से कम 20 बहस तो रोहित जी आप किए होंगे मजदूरों की समस्या पे, आप कंसर्न दिखे हैं, लेकिन 30-35 दिन में निराकरण नहीं कर पा रही है सरकार। जो सरकार अपने मजदूरों को फ्री ट्रेन नहीं दे सकती है, फ्री ट्रेन नहीं दे सकती है अपने मजदूरों को, कहती हम 20 लाख करोड़ देंगे। अरे तुम 500,000 का टिकट ब्लैक कर रहे हो, फ्री ट्रेन का भाड़ा नहीं दे सकते हो, तुम क्या दोगे? आप सिर्फ 5-6 दिन फ्री ट्रेनें चला देते, सारे रूटीन की ट्रेनें, रेलवे 2 करोड़ पैसेंजर ढोती है, सारे लोग घर पे पहुंच गए होते आसानी से, और शुरू में चलाए होते जब बिना विचारे आपने सब कुछ किया। इवेंट मैनेजमेंट की सरकार है ना, रेलवे ने 778 ट्रेन चलाई है अभी, संबित पात्रा ने बताया अभी तक। देखिए जितनी भी चलाई हो, अभी जितने लोग गए उत्तर प्रदेश में। एक तो आप कनेक्ट देर से हुए, आंधी तूफान आ गया वहां, मुझे बताया गया, तो आपसे हम पहले बात कर नहीं पाए। अब आपने अपना वक्तव्य रख लिया, अब मेरे को सवाल तो पूछ लेने दीजिए। अब मैं ये पूछ रहा हूँ 778 ट्रेन अगर चली है, मैं मान लेता हूँ यही आंकड़ा कि 778 ट्रेन चली, आपने उसमें से कितनों के पैसे दिए? क्योंकि आपने कहा था कि हम पैसे देंगे, हम मजदूरों को बिठा के चढ़ाएंगे ट्रेन में। कितने पैसे आप लोगों ने दिए? पिछली बार आप बहस में आए थे, आपने मदरसे का बिल रख दिया था जिसपे अजय आलोक से झिकझिक हो गई थी। सुनिए जनाब, जो सूची बनती है वहां का प्रोबेशन अफसर बनाता है स्टेट का, हम पैसे हम देते हैं, हम सूची नहीं बनाते हैं। ये गाजियाबाद में सूची कांग्रेस कमेटी नहीं बना रही थी,
ये जिले के प्रशासन जो नोडल अधिकारी है, भरूच वो कांग्रेस बनाते हैं। कमेटी के नाम कटा हुआ बिल दिखाया था पिछली बार, जिस पर अजय आलोक ने सवाल उठाया था कि ये मदरसे के बच्चों को निकालने का बिल है, ये मजदूरों के ट्रांसफर का बिल नहीं है, उसी को कह रहा हूं, जिस पर आप घेर लिए गए थे उस दिन। हाँ, घेर नहीं लिए गए थे। आप अनर्गल बात करते हैं। सर जो कमाल भी है। ट्रैफिक जा रहा है, अभी आप मेरे से खुद सर्टिफिकेट दे रहे थे कि 20 बहस तो कम से कम आप कर चुके हैं, और अब मेरी बातें अनर्गल हो गई। क्यों? क्योंकि आपको सूट नहीं कर रही है। क्योंकि थोड़ी देर पहले तक आपको लग रहा था कि चलो संबित पात्रा घिरे हुए हैं तो बहुत बढ़िया है, रोहित सरदाना के कंधे पर रख के बंदूक चला लो। आप अपनी बात अभी थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे कि आज तक के रिपोर्टरों ने दिखाया हमारी सरकारें जहां वहां सब बढ़िया चल रहा है। सुनिए, अब अचानक आपको अनर्गल लगने लग गया। बता रहा हूँ आपकी बात, आप हाँ उसका मैं जो अगर मैं कह रहा हूं तो मैं उसे साबित करूंगा। हवा में मैं नहीं बात करता। वो बिल हमने दिया था क्योंकि वो सूची हमने कहा था ट्रेन चलाओ, जिनको उन्होंने बिठाने की जिम्मेदारी जो नोडल अधिकारी है उसकी होती है। हम कहते हैं हमें एक ट्रेन दो ट्रेन दो, उसका भुगतान मैं करूंगा। सुनिए जा रहा है 1200 से 1600 जा रहे हैं। बता दीजिए कितने लोगों का किराया आपने दिया? 1600 जा रहे हैं। सुनिए, पूरे हिंदुस्तान में लगभग 80 से 100 ट्रेनों का जहां वो भी केवल हवाबाजी के लिए था कि हम देंगे और एक बार दिखा दिया, उसके बाद आपके कार्यकर्ता पर्चियां बांटते फिर रहे थे ट्रेनों में चढ़ कर लोगों को कि कांग्रेस पार्टी ने कराया। बताना, उसमें भी चुनाव प्रचार हो रहा था। हमने चलाई। रोहित जी बोलने देंगे आप? कई ट्रेनों का भुगतान कांग्रेस पार्टी ने किया। कितनी? 5 का, 10 का, 15 का, 22 का, 34 का, कितनी? यही तो पूछ रहा हूँ। कम से कम 50 से ज्यादा ट्रेनों का भुगतान किया। कम से कम 50 से ज्यादा। बताइए। हाँ जी, इतने ट्रेनों का भुगतान हमने किया है। सर आपका गणित भी 36 जैसा ही है कि कम से कम 50 से ज्यादा। अब या तो 49 या 51 या 52 या 55 कुछ तो बता दीजिए सर। यही तो है ना, आप बोलने नहीं देते हैं। सर आप लगातार बोल रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि क्यों ट्रेन चलाने की, ट्रेन की भाड़ा लेने की क्या आवश्यकता थी? आप 1000 रुपए का ट्रेन फ्री नहीं कर सकते हैं आदरणीय मोदी जी, नहीं कर सकते हैं। हमने जब कहा तब इन लोगों ने कहना शुरू किया कि हाँ हम भाई भुगतान करेंगे, हम भी भुगतान करेंगे। हम आज कहिएगा ना, किसी दिन सारा डिटेल मंगा के आपको बता दूंगा कौन कौन सी ट्रेन हमने चलाई है। ठीक है, तो 20 ट्रेनों को मुझे जानकारी है। महाराष्ट्र के कई मिनिस्टरों ने चलाई है, नागपुर चलाई है, पुणे से चलाई है, बम्बई से चलाई है, सूरत से भी परसों नरसों गोरखपुर की ट्रेन चली है, जिससे हमारे गोरखपुर को लगा 1000 बसें आप चलाएंगे, वो भी हम दिखाएंगे, मेरा वादा है आपसे। लेकिन अगर आप 1000 बसें चलाएंगे यूपी में, वो भी दिखाएंगे हम। मैं प्रॉमिस कर रहा हूं आज आपको बैठ के यहाँ पर। एक बड़ी खबर समय आ रही है ममता बनर्जी के हवाले से। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सरकार के 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज पर सवाल उठाए हैं। एक बार फिर से ममता बनर्जी ने हमला किया है केंद्र सरकार के इस राहत पैकेज पर। और ममता बनर्जी ने क्या कहा है? ममता बनर्जी ने कहा कि यह बिग जीरो है केंद्र का पैकेज। 4 दिन की प्रेस कॉन्फ्रेंस चली, निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री पर भी हमला किया। उन्होंने कहा 4 दिन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमें मिला महज आधा %। तौसीफ खान, ये बिग जीरो कहने के लिए ममता बनर्जी को 4 दिन देखने की जरूरत क्यों पड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस? उन्होंने तो जिस दिन प्रधानमंत्री बोले थे 20 लाख करोड़, तभी कह दिया था कि बिग जीरो है। जी हाँ, और दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि बिग जीरो कहने के बावजूद भी केंद्र सरकार ने अपनी गलतियों को सुधारा नहीं और 4 दिन के बाद भी वही रिजल्ट आया है। देखिए, अभी बात हो रही है कि मजदूरों के लिए ट्रेन चलाने की जिसमें भाड़ा नहीं होना चाहिए। तो मैं आपके माध्यम से सारे दर्शकों को बता दूं कि 16 तारीख का पत्र लिखा गया है चीफ सेक्रेटरी ऑफ वेस्ट बंगाल ने विनोद कुमार यादव चेयरमैन रेलवे बोर्ड को कि बंगाल सरकार सारा खर्च उठाएगी, जितना भी ट्रेन खर्च हो, ट्रेन का भाड़ा होता है वो बंगाल सरकार उठाएगी। एक और बात, बहुत जरूरी बात मैं आपको माध्यम से बताना चाहूंगा लोगों को। ये वीडियो आपने भी देखा होगा कि वो कई जगह पे मजदूर जब सड़क में जा रहे हैं तो उनपे पुलिस लाठी चार्ज कर रही है। तो मैं उन्हें बता दूं सारे पुलिस अफसर को कि पहले 11 मई और उसके बाद आपका 15 मई का आया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अजय भल्ला जो कि होम सेक्रेटरी हैं, उनके तरफ से पत्र आया था कि उसमें कहा यह गया है कि लोगों को, मजदूरों को जाने के लिए ट्रेन और स्पेशल ट्रेन और बसेस की इजाजत दी जा चुकी है। और अगर सड़कों में अगर आपको मिलते हैं मजदूर तो उनको काउंसलिंग कीजिए, उनको पास के शेल्टर में ले जाइए, खाना और पानी दीजिए और फिर बसों और ट्रेन के जरिए उनको जाने का इंतजाम कीजिए। लेकिन उसमें कहीं ये नहीं लिखा हुआ है कि आप उन पे लाठी चार्ज कीजिए। तो कृपया करके कोई भी पुलिस अफसर मजदूरों पे लाठी चार्ज ना करें।
काउंसलिंग का मतलब ये नहीं होता कि आप उन पे लाठीचार्ज करें। ये बहुत, जब ऐसी वीडियो देखने को मिलती है तो बहुत अफसोस होता है, बहुत दुख होता है, करके ना करें। अब आप बात करते हैं औरिया का लेकर के जो इंसिडेंट हुआ है, उसमें भी बंगाल सरकार ने कॉम्पेंसेशन दे दिया है। ये तो एक दुखित घटना है। अगर कहीं पे मजदूरों की मौत होती है तो जिंदगी तो कोई वापस नहीं दे सकता, सर, पर आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं घरों दिया, को कौशिक एक भाई। रिलीफ पैकेज बिल्कुल मैंने दे दिया आपसे जाता है। पूछा कि उन्होंने बिग जीरो तो जब पीएम बोले थे 20 लाख करोड़ तभी कह दिया था, उसके बाद 5 दिन ममता बनर्जी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की प्रेस कॉन्फ्रेंस दोबारा देखकर फिर से बिग जीरो कहने का वेट क्यों कर रही थी? वो तो पहले ही कह रही थी कि बिग जीरो है, वो प्री डिसाइडेड थी। नहीं, जब पहले दिन ऐलान किया गया है, उसके बाद में फिर 4 दिन तक प्रेस कॉन्फ्रेंस चला, तब उसके बावजूद भी कुछ ये नहीं समझ में आया कि इकोनॉमी को रिवाइवल कैसे किया जाएगा। वो एसएमईज को लोन देने का बात करते हैं, लेकिन किसान के हाथ में, मजदूरों के हाथ में या आम जनता के हाथ में पैसा देने की बात नहीं करते। परचेजिंग पावर नहीं रहेगा तो लोग खरीदेंगे कैसे, इस पे सवाल उठता है। एक तरफ वो लेबर रिफॉर्म लॉज जो है, लेबर प्रोटेक्शन लॉज, उनको ले लेते हैं, तो फिर अब आप जब लेबर प्रोटेक्शन लॉज को हटा लेंगे तो आप इंडस्ट्री में लेबर को अट्रैक्ट कैसे करेंगे, लेबर की सुविधा कहाँ गई, ये सारी बातों पे सवाल उठता है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में पैसा, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के बारे में गवर्नमेंट ने क्या किया, उस पर सवाल उठाया गया है। तो अरविंद जी, आप इनकी बातों से सहमत हैं कि कुछ नहीं हुआ, बिग जीरो है, राहत का पैकेज जो 20 लाख करोड़ का दिया सरकार ने? नहीं, ममता जी का तो जहाँ तक सवाल है, या पूरे विपक्ष का जहाँ तक सवाल है, इनको तो अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है हर चीज में। किसी चीज के, मोदी के कार के किसी काम की इन्होंने कभी तारीफ की है, कभी अप्रिशिएट किया 6 साल से? आंसर इज नो। तो इनकी बातों को छोड़िए। 20 लाख करोड़ का बाकायदा पॉइंट टू पॉइंट, सेक्टर टू सेक्टर, किस सेक्टर के लिए कितना, किसानों के लिए कितना, मजदूरों के लिए कितना, ये सब बाकायदा 4 दिन में डिटेल में समझाया गया है और इनको समझ नहीं आती है। इधर आइए अब दूसरी बात पे, जो मेन बात है कि मजदूरों के साथ ये क्यों हो रहा है। एक बात समझिए, मजदूरों के साथ इसलिए हो रहा है क्योंकि राज्य सरकारें पूरी तरीके से जिम्मेवार है। देखिए, सेंटर ने अब तक 67,000 करोड़ का अनाज राज्यों को दिया है मजदूर साथियों के लिए, लेकिन अगर ये उनके खाने की व्यवस्था नहीं करेंगे, उनके रहने की व्यवस्था नहीं करेंगे, देखिए किसकी टेरिटरी में रहते हैं मजदूर, किसी न किसी राज्य की टेरिटरी में है ना, तो ये उस राज्य की जिम्मेवारी है कि जब तक वो बस में ना बैठे या ट्रेन में ना चढ़े, तब तक उनको शेल्टर हाउस बना के बाकायदा खाना मुहैया कराएं, बाकायदा उनके रहने की व्यवस्था करें। ये इसलिए भगदड़ मच रही है। ये गाजियाबाद वाला इंसिडेंट आपको प्रूव हो गया ना कि कोई इंटीमेशन नहीं दी और बॉर्डर पे लाके छोड़ दिया। हर राज्य की जिम्मेवारी थी, हर राज्य की जिम्मेवारी ये थी कि मजदूरों को प्रोटेक्ट करके बाकायदा मान सम्मान के साथ रखते, लेकिन नहीं माना। सेंट्रल ने बार बार गाइडलाइंस इशू करी, सेंट्रल ने यहाँ तक गाइडलाइन इशू करी कि अगर कोई इलाके में देखा गया, नेशनल हाईवे पे चलता देखा गया या रेलवे ट्रैक पे चलता देखा गया, तो वहां का डीएम या एसएचओ जिम्मेवार होगा। और याद करिए, यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ सबसे पहले शख्स थे जो बसों में लेके आए थे अपनी लेबर को। उन्होंने सेंटर की गाइडलाइन का भी लोगों ने एतराज किया, लेकिन आप जिम्मेवारी से भागना चाहेंगे, सारी जिम्मेवारी उसको सेंटर को देना चाहेंगे, तो ये कैसे होगा? क्यों राजनीति की जा रही है इस वक्त? ये राजनीति का समय है क्या? कोरोना की फिगर कहाँ जा रही है? 1 लाख के पार पहुंचने वाली है और आप अभी भी कह रहे हैं कि भाई सेंटर ने नहीं, सेंटर फेल हो गया। भाई अपनी जितना कॉपरेशन आप कर रहे हैं, वाजपेयी जी, आपका सवाल मैं अखिलेश जी से पूछ रहा हूं, फिर संबित पात्रा आपके पास आऊंगा। अखिलेश प्रताप सिंह, अक्सर आपने देखा होगा, सुना होगा, नदी में कोई लाश बहती आ जाती है ना, तो पुलिस थानों में होड़ मच जाती है कि इसको और आगे बहा दो, अपने खाते में ना लिखी जाए। क्या राज्यों की सरकारों ने मजदूरों के साथ ऐसा ही बर्ताव किया कि अपने मत्थे से उतारो, किसी तरह से बॉर्डर पे फेंका, उसके बाद अगला जानेगा? ये जो अभी वाजपेयी जी बोल रहे थे, ये बहुत सटीक बोल रहे थे। यूपी और गुजरात में यही हो रहा है। पंजाब सरकार ने 35 करोड़ का बजट निर्धारित कर दिया है रेलवे पे। और में जो मारे गए उनका क्या हुआ? राजस्थान बता रहा हूँ, जिनको भरतपुर से चढ़ा दिया गया ट्रक में, सवाल किया है बस से उतार के। भाई आपको जितने वो अभी तो संबित ने बोला कि वो भर के हम लोग लड़ाने के लिए, 2 बस लड़ाने के लिए हम लोग भेज दिए थे।
शर्म नहीं आती ऐसे वक्तव्य देने के लिए? किस तरह से जानवरों की तरह भर के ट्रक में और उसी में घायलों को बिठा के भेजा गया है। शर्म होती है तो डूब हमारे होते हैं, अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, उस पर भी जाएंगे फटाफट से। संबित पात्रा 30 सेकंड केवल। देखिए, और हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री, पहले इनको शांत करिए, मैं कैसे दूं जवाब बताइए, सब लोग बोलते रहेंगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, अभी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री आ रहे हैं, अखिलेश जी यहीं आ रहे हैं, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, उनसे सीधे पूछ लेंगे। संबित 30 सेकंड है केवल। अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, उस पर भी जाना, बोलिए। देखिए, मैं इतना आपको बता दूं, ये राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अपने आप को लॉन्च करने की कोशिश कर रहे हैं। याद करिए, बेलचा उठाकर 2009 में भी राहुल गांधी घूम रहे थे कि मैं मजदूर। उसके बाद कलावती के घर जाके फोटो सेशन किया था। आज भी मजदूरों के कंधे पर भाई बहन बैठ के अपने आप को लॉन्च करने की कोशिश कर रहे हैं। और जहां तक, अरे आप शांत बैठ जाओ ना, इस समय भी राजनीति हो रही है तो सर बड़ी। तो जैसा मैं कई बार अक्सर कहता रहा हूं कि कोरोना के साथ अब अपने को अपनी जिंदगी चलाने की आदत डालनी पड़ेगी। कोरोना भी रहेगा और अपनी ज़िंदगी भी चलेगी। लॉकडाउन परमानेंटली नहीं रह सकता। 1.5-2 महीने जो लॉकडाउन रहा, इस समय का हम लोगों ने, दिल्ली सरकार ने अपनी तैयारियां करने के लिए इस समय का इस्तेमाल किया। जब कोरोना आया था भारत में, हमारी बिल्कुल तैयारियां नहीं थी। हमारे पास टेस्टिंग किट नहीं थे, हमारे पास अस्पताल नहीं में इसका इंतजाम नहीं था, हमें पता नहीं था कोरोना में क्या क्या तैयारियां करनी है। लेकिन पिछले 1.5-2 महीने के अंदर अब हमने कोरोना के लिए अलग से अस्पताल नामांकित कर दिए, अलग से बेड लगा दिए, वेंटिलेटर का इंतजाम कर लिया, ऑक्सीजन का इंतजाम कर लिया, पीपी किट का इंतजाम कर लिया, टेस्टिंग किट का इंतजाम कर लिया। अब हमें अपनी अर्थव्यवस्था को धीरे धीरे खोलने की दिशा में बढ़ना है। एकदम से भी नहीं खोल सकते, अब धीरे धीरे हमें खोलने की दिशा में बढ़ना है। कल केंद्र सरकार ने इस बारे में कुछ गाइडलाइंस जारी की हैं। उन गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार ने कई सारी चीज़ों को खोलने का, लॉकडाउन में ढील देने का निर्णय किया है। पहली चीज़ कि लॉकडाउन 31 मई तक जारी रहेगा, ऐसा केंद्र सरकार का आदेश है। लेकिन इस लॉकडाउन में कई सारी ढील दी जाएंगी। पहले मैं आपको ये बता दूं कि क्या क्या अलाउ नहीं होगा दिल्ली के अंदर। मेट्रो नहीं चलेगी, सारे स्कूल, कॉलेज, कोचिंग इंस्टीट्यूट, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सब बंद रहेंगे, सारे होटल बंद रहेंगे, सारे सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम्नेजियम, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम्स, असेंबली हॉल्स, ये सब बंद रहेंगे। सोशल, पॉलिटिकल, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, एकेडमिक, कल्चरल, रिलीजियस या किसी भी तरह की बड़ी गैदरिंग्स ये नहीं हो पाएंगी, ये अलाउड नहीं होंगी। कोई भी धार्मिक स्थान या रिलीजियस प्लेस या प्लेसेस ऑफ वर्शिप बंद रहेंगे। कोई भी रिलीजियस गैदरिंग अलाउड नहीं होगी। बार्बर, स्पा और सलून ये अभी फिलहाल बंद रहेंगे। शाम को 7 बजे से सुबह 7 बजे तक घर से निकलना अलाउड नहीं होगा, केवल एसेंशियल सर्विसेज के लिए अलाउड होगा। 65 साल से ऊपर की उम्र के लोग, 10 साल से छोटे बच्चे, प्रेग्नेंट महिलाएं और जिन लोगों को दूसरी बीमारियां हैं जैसे डायबिटीज, दिल की बीमारी, ऐसे लोग का घर से निकलना वर्जित होगा, क्योंकि इन लोगों के लिए कोरोना जानलेवा साबित होता है। रेस्टोरेंट्स को खुलना अलाउ होगा, लेकिन वहां बैठ के खाना अलाउड नहीं होगा, केवल रेस्टोरेंट्स में होम डिलीवरी अलाउ होगी। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और स्टेडियम ये खोल दिए जाएंगे, लेकिन यहां किसी भी मैच के दौरान दर्शक अलाउड नहीं होंगे। ट्रांसपोर्टेशन को खोला जा रहा है,
तो ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा, साइकिल रिक्शा ये अलाउड होंगे, लेकिन केवल एक पैसेंजर। टैक्सी, कैब्स ये अलाउड होंगे, लेकिन केवल 2 पैसेंजर्स। ग्रामीण सेवा, फटफट सेवा, इको फ्रेंडली सेवा ये अलाउड होंगे, लेकिन केवल 2 पैसेंजर्स। मैक्सी कैब में केवल 5 पैसेंजर्स और आरटीवी में 11 पैसेंजर्स। लेकिन हर सवारी उतरने के बाद ड्राइवर की जिम्मेदारी होगी कि वो सवारी वाले एरिया को डिसइंफेक्ट करेगा, ताकि जो अगली सवारी बैठती है उसको भी खतरा ना हो और ड्राइवर को भी खतरा ना हो। कार पूलिंग या कार शेयरिंग अलाउड नहीं होगी एग्रीगेटर्स वालों को। दिल्ली में बसें चलना चालू हो जाएगा। एक बस में 20 से ज्यादा पैसेंजर्स अलाउड नहीं होंगे। बस में चढ़ने के पहले हर पैसेंजर की स्क्रीनिंग की जाएगी और हर बस स्टॉप के ऊपर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी होगी कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करे, बसों के अंदर भी और हर बस स्टॉप के ऊपर भी। व्हीकल्स और इंडिविजुअल्स का मूवमेंट अलाउड होगा पूरे दिल्ली में। 4 व्हीलर्स के अंदर 2 पैसेंजर से ज़्यादा अलाउड नहीं होंगे और 2 व्हीलर के ऊपर पीछे बैठ के सवारी अलाउड नहीं होगी, पीछे पिलियन राइडर अलाउड नहीं होगा। सभी सरकारी और सभी प्राइवेट दफ्तर खुल जाएंगे अपनी पूरी स्टाफ के साथ, लेकिन कोशिश ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट ऑफिस वाले ये करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग घर में जितने काम कर सकते हैं वर्क फ्रॉम होम रहे। सभी मार्केट्स खुल जाएंगे, लेकिन जो मार्केट्स और मार्केट कॉम्प्लेक्सेस हैं वहां पे दुकानें ऑड इवन के हिसाब से काम करेंगी। आधी दुकानें एक दिन खुलेंगी, आधी दुकानें दूसरे दिन खुलेंगी, लेकिन जो एसेंशियल आइटम्स की दुकानें हैं वो रोज खुलेंगी। जितने स्टैंड अलोन शॉप्स हैं, नेबरहुड शॉप्स हैं, रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस में शॉप्स हैं, वो सारी खुलेंगी, लेकिन हर शॉप में सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन होगी और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने की जिम्मेदारी दुकानदार की होगी। अगर किसी दुकान के ऊपर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं तो दुकान बंद कर दी जाएगी। जितनी इंडस्ट्री है सारी इंडस्ट्री खोली जाएगी, लेकिन इनके टाइमिंग्स को थोड़ा सा स्टैगर कर दिया गया है भीड़ को रोकने के लिए। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज शुरू की जा रही हैं, लेकिन कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज में केवल दिल्ली में रहने वाले जो वर्कर्स हैं वही अलाउड होंगे। अभी ट्रांस बॉर्डर वर्कर्स अभी लाना, बाहर से वर्कर्स को अभी लाके वो अलाउड नहीं होगा। शादी के लिए केवल 50 गेस्ट्स अलाउड होंगे और उसमें सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की जाएगी। फ्यूनरल के लिए केवल 20 लोग अलाउड होंगे और उसमें सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की जाएगी। कंटेनमेंट जोन्स के अंदर किसी भी किस्म की कोई एक्टिविटी अलाउड नहीं होगी एसेंशियल सर्विसेज को छोड़ के। इंटरस्टेट पिछले कुछ दिनों में देखा गया कि बॉर्डर के ऊपर नर्सेज को, डॉक्टर्स को रोक दिया गया। केंद्र सरकार ने भी ये आदेश दिए हैं कि बॉर्डर के ऊपर डॉक्टर्स को, मेडिकल प्रोफेशनल्स को, नर्सेज को, पैरामेडिकल स्टाफ को, सैनिटेशन पे काम करने वालों को, एम्बुलेंस को, इनको बिना रोक टोक के अलाउड किया जाएगा। और बॉर्डर के ऊपर इंटरस्टेट मूवमेंट के लिए गुड्स और कार्गो के ट्रक्स जो हैं, चाहे वो खाली ट्रक हों चाहे सामान से भरे हुए हों, उनको सबको अलाउ किया जाएगा। और सबसे ज़रूरी है कि मास्क पहन के निकलना अनिवार्य है, सबको मास्क पहने रहना ज़रूरी है और सोशल डिस्टेंसिंग हर जगह मेंटेन करना ज़रूरी है। और बार बार जितनी बार हो सके आप अपने हाथ अच्छे से सैनिटाइज़र से या साबुन से धोते रहिए। अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। बड़ा कठिन समय है, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है जिस तरह से आपने पिछले 2 महीने में तपस्या की है, आपकी तपस्या ये बेकार नहीं जाएगी और हम सब लोग मिलके कोरोना से जीत पाने में कामयाब होंगे। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।
लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।